हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हैं यहां पे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की फुल सेट के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहां से पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल यहां पे पूरी तैयारी आपको करवाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्जाम के आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पे उसने 15 दिसंबर से पेपर लेने की बात की है। तो कुल आपको यहाँ पे लगभग 90 दिन बच रहे हैं। आपको इन 90 दिनों में इसकी तैयारी करना है, तो आपको टोटल पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछे जाएंगे, क्या नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा। इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ ही साथ अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए, आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि आपको इसके आगे के पार्ट्स भी इसी तरीके से मिलते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं बता दूं, यह जो वैकेंसी है 2018-19 की वैकेंसी है, और इसके पहले आरआरबी ने 2016 में वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद फिर अब यह वैकेंसी आई है, तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आए कोई पता नहीं। इसके साथ साथ ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो साथ साथ ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये जो सारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे निकाले हैं क्यूएमएथ्स के साइट से। आप वहाँ पे जाके इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर है आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से पेपर पूछे गए थे, और ये फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है, तो कैसे क्वेश्चन आए थे ये आपको पता चल जाएगा। सारे टॉपिक्स क्लियर कराई जाएगी बिल्कुल आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जॉन ने कहा कि शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है? जॉन ने क्या कहा कि शेरोन जो है जॉन की दादी यानी जॉन के फादर की मदर, यानी कि ये हुई जॉन की ग्रैंड मदर, इनके इकलौते बेटे, दादी के इकलौते बेटे यानी कि जॉन के पापा। फिर यह कह रहा है इनकी बेटी है, यानी यह जॉन की सिस्टर होगी। तो जॉन शेरोन एक दूसरे से कैसे संबंधित है? तो बहन है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसे 60 डिग्री बना लोगे। कह रहा है एक 20 मीटर लंबी जो है सीढ़ी है वो एक दीवार पर टिकी है। यदि यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने एक दीवार को ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक सीढ़ी चला गया। कह रहा है कि यह जो कोण बनाती है कितने का बनाता है? तो 60 डिग्री के। जबकि सीढ़ी की लंबाई आपको दे के रखा है 20 मीटर। अगर हमने इसे ए, बी और सी बनाया, तो कह रहा है दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी बीसी के बारे में पूछा है, और एसी हमें पता चल चुका है 20 मीटर है। तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि बीसी पूछ रहा है तो इसे हम बेस समझेंगे। तो cos का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो cos 60 इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस है 1/2। बेस आपका कितना है यहाँ पे? तो बेस हमें यहाँ पे पता है 1/2 है। इक्वल टू हो गया कितना? cos 60 की वैल्यू 1/2 है, और बेस हमें नहीं पता है तो इसे हमने b लिख दिया। हाइपोटेनस पता है 20, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, यानी बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? तो 10 मीटर हो गई। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। मैं आपको बता दूं, आरआरबी की जो पेपर होते हैं वो रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं पे जनरल नॉलेज, कहीं पे रीजनिंग, कहीं पे जीके आपको मिलेंगे। तो जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच की जो क्रिया होती है उसकी जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक अलग से भी पढ़ना है, आपको लग रहा है कि हमें ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपको कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए इन सभी क्वेश्चंस में से, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वहां पे पर्सनली हमें मैसेज करोगे तो हम वहां पे आपको रिप्लाई भी देंगे, और साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक की प्रॉब्लम है वह भी हम आपको वहां पे बता देंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ और हमें फॉलो भी
करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उसके मैं वहाँ पे पर्सनली आंसर भी दे सकती हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में नहीं बन रहा, आप उसे फ़ोटो क्लिक करके हमें वहाँ पे भेज दो, हम उसके सॉल्यूशन भी आपको तक पहुँचा देंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। कह रहा है बैडमिंटन का खेल होता है जिसमें एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट होता है। यह शॉट कौन सा है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो उसे हम कहते हैं स्मैश, ऑप्शन नंबर 1। साथ ही साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस एंड डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की आप गणना करो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर दी हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है 35, माइनस का अर्थ कहा क्या? डिवाइड 5, और प्लस का अर्थ आपको क्या कहा? तो मल्टीप्लाई बाय 6, एंड मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कहा? तो प्लस 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 यानी 7 छक 42 प्लस 7 49, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के रेशियो में है, उनका योग 320 है, इनमें से छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं हैं 4, 5 एंड 7 के रेशियो में। आपको पता है यहाँ पे तीनों संख्या की रेशियो दे दी गई है, उनका योग का है 320, बट यहाँ पर हम देखें तो इनका योग कितना है? तो 16। तो यानी कि 16 बराबर है किसके? तो 320 के। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो, यानी 11 यूनिट के बारे में। तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 220 के। 320 गुना 11 डिवाइडेड बाई 16, ओवरऑल ये 20 टाइम्स चला गया, तो 220, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, बिल्कुल जैसा कि हमने पीछे के क्वेश्चन बताए बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो 15 प्लस का अर्थ हमें बोला मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई का अर्थ हमें कितना बोला है? तो प्लस बोला है 12, एंड डिवाइड का अर्थ बोला है -7। तो 15 7 जा 105, और प्लस यहाँ पे 12 - 7 5, तो 110 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है पीपीएम यानी पृष्ठ प्रति मिनट का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से है, लाइन का रिलेशनशिप है रोअर से, तो ऑल का किससे होगा? तो रोअर मतलब क्या होता है? शेर की दहाड़ने की जो आवाज होती है उसे हम बोलते हैं रोअर। तो उल्लू के बोलने की आवाज को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं हूट, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रोक का, तो क्रोक एक तरीके से कर्कश आवाज होती है, जबकि ग्रंट की बात करते हैं तो ग्रंट सुअर की बोली को बोलते हैं, और हाउल जो होता है इसका भी साइन और रोअर होता है, यह भी गरजने के सेंस में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको निष्कर्ष दिया गया है और कथन दिया गया, आपको बताना है कथन से कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। कह रहा है उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा जोखिम लेते हो, बहुत ही ज्यादा रिस्क लेते हो, तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो इसका निष्कर्ष है कि कोई जोखिम नहीं लेंगे तो कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा तो ये कहीं लिखा नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, यह भी इसने नहीं बोला है, यानी ना तो एक ना ही एक तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है सभी कलम किताबें हैं, बिल्कुल ये कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे है कह रहा है सभी पेन जो है वो क्या है? तो बुक है। उसके बाद हमसे बोला कि सभी बुक क्या है? तो टेबल है। तो हमसे पूछ रहा है अब बताओ क्या सभी मेज कलम है? जी नहीं, मेज की ये वाली संख्या है और कलम यहाँ पे ये है। हमने आपको क्या बताया कि मेज कौन सा है हमारा? तो मेज यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि बाहरी जो पार्ट है वो मेज का है। तो हमसे बोल रखा है कि सभी मेज जो है कलम है। अगर सभी मेज कलम है आपके, तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सभी कलम मेज है बट सभी मेज कलम नहीं है। कुछ मेज कलम है, बिल्कुल सही। सभी किताब कलम है, नहीं, कुछ किताब कलम है, तो यह भी गलत। कोई भी मेज किताब नहीं है, यह भी गलत, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपको यूएई का संबंध है दिरहम से, तो कोरिया का किससे होगा? यूएई संयुक्त अरब
अमीरात, इसकी करेंसी यानी मुद्रा होती है दिरहम। तो कोरिया की करेंसी क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए, तो यह होता है वॉन, ऑप्शन नंबर सी। जबकि और सारे ऑप्शंस की बात करें जैसे कि लीरा, तो लीरा टर्की का करेंसी होता है, लेबनान का होता है, इटली का होता है। कयात की बात करते हैं तो कयात म्यांमार का करेंसी होता है। और टाका की बात करें तो टका जो होता है बांग्लादेश की करेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करो, साथ ही साथ इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी के जरिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं, यह भी रीजनिंग है। कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 है एंड EAT इक्वल टू 26 है तो सीट इक्वल टू क्या होगा। a की वैल्यू हमसे बोला 1 तो और ईट की वैल्यू बोला 26, तो ईट में ई की नंबरिंग हो गई 5, a की 1 एंड t की 20, यानी ओवरऑल 26 आ गई। तो सीट की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें ईट तक की तो हमें पता चल सकती है 26 एंड एस की नंबरिंग होती है 19, तो सीट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो 45। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्टेम सेल का प्रकार कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें नाभि रज्जु की तो यह स्टेम सेल का प्रकार होता है। भ्रूण भी स्टेम सेल का ही प्रकार है, भ्रूण मूलीय भी स्टेम सेल का प्रकार है, लेकिन मेद यानी कि फैट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक तालिका दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा होते हैं। एक डाटा दिया जाता है, उसी डेटा पे समान होता है। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा लाख रुपए में दे दिया गया है कि अगर हम बात करें फाइनेंशियली ईयर 12 to 13 की, तो इसमें फर्स्ट तिमाही में 25 लाख रुपए की बिक्री हुई, सेकंड में 34, थर्ड में 24 एंड फोर्थ में 29। इस तरीके से आपको दे के रखा है 3 ईयर की। तो हमसे इस पे क्वेश्चन पूछा है कि वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी होगी। तो 14 से 15, आप देखो 14 से 15 के लिए 4 यहाँ पे दिया गया है, हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो 8 5 13 4 17 1 18, 4 6 16 1 17, यानी 178 लाख रुपए की बिक्री होगी। ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी कंप्रीहेंशन पे ही दिया गया है। कह रहा है आप बताओ कि फाइनेंशियल ईयर जो 12 to 13 है और 13 to 14 है, इसमें कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना रहा। तो सबसे पहले हम 12 to 13 में देखते हैं कि ओवरऑल इसकी बिक्री कितनी हुई। 12 to 13 की बात कर रहे हैं तो 5 और 9, 9 4 13, 13 9 हमारा हो जाता है कितना, तो 22। इसी तरीके से हम इसे ऐड करेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, इस तरीके से हमारा हो जाएगा 112। एंड इधर ओवरऑल बात करें तो इसकी एडिंग हो जाती है 140। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो 8 2 10 2 1 3 1 4, 28 लाख रुपए की। और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 28 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 28 चौके 112, 25 टाइम्स यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो थर्ड नंबर में ऑप्शन नंबर सी है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी पे है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है वित्तीय वर्ष 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। 13 से 14 के लिए आप प्रति तिमाही औसत बिक्री ज्ञात करो। तो इसे हमने ऐड करके निकाला था 140। औसत की बात करते हैं तो 140 डिवाइडेड बाई प्रति तिमाही बोला है यानी 4, तो ये हमारा ओवरऑल आ गया 35 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी 2 में है। तो यही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो अशोक जो थे, सम्राट अशोक की बात कर रहा है तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है ए और बी जो है साथ मिलकर करते हैं एक काम को, उनकी काम करने का दर का अनुपात है 8:5, तो ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा। कह रहा है 2 लोग हैं ए और बी 2 लोग हैं जो किसी काम को करते हैं 40 दिन में, लेकिन काम करने की रेशियो है 8:5 और करते हैं 40 दिन में। तो अब देखो अगर 40 दिन में एक काम को करते हैं तो, और यहाँ पे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दोनों मिला के अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलके करता है 40 दिन में। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं 40 दिन में कितना, 13 यूनिट अगर वर्क करता है, एक दिन में 13 यूनिट करता है, इस तरीके से हम अगर करें तो 40 दिन में कितना करेगा, तो 13 गुना 40 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे, एक करता है एक दिन में कितना, तो एक दिन में करता है 5,
एक दिन में करता है कितना, तो 5 यूनिट, तो 13 गुना 40 सॉरी 8 यूनिट डिवाइडेड बाई 8, तो 13 पचे 65 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 20। किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो शाहजहां ने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर ए। कब किया था, तो 1656। यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन भी देख लो, ताकि अगली बार आपको अगर बादशाही मस्जिद पूछे या फिर जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ ये पूछे तो आपको पता चल सके। जबकि अगर हम बात करते हैं बादशाही मस्जिद लाहौर की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1673 में। उसी तरीके से काबली बाग मस्जिद हरियाणा की बात करते हैं, तो इसका जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था 1526 में, जब इसने इब्राहिम लोदी पर विजय पाई थी तब उसने करवाया था। जबकि किला कुहना मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण 1541 में शेरशाह ने करवाई थी। अगली क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमेनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। जब उसका नाम सिलोन था तो कब इसे स्वतंत्रता प्रदान करके इसका नाम डोमेनियन ऑफ सिलोन रखा गया, तो 1948 में रखा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार कितना होगा। समकोण त्रिभुज है, इसकी कह रहा है आधार से 7 मीटर अधिक है ऊंचाई, यानी ऊंचाई है b+7। अब आप जानते हो एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू b+7 किसके बराबर है, तो 30 के। तो b² + 7b = 2 हमारा राइट साइड इस तरीके से चला जाएगा, तो 30 × 2 यानी कि 60। तो यहाँ पे अगर हम करें इक्वल टू में इक्वल यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू के बाद प्लस है तो इधर आके माइनस होता है, तो -60 = 0। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, बिल्कुल आसानी से हम इसे कर सकते हैं, +12b -5b करके। ये आप सभी को पता होगा, इसे हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। -5 × b + 12 = 0, यानी b - 5 = 0, तो b = 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है, तो होमोसेपियंस इसलिए रखा गया था, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से सवाल नंबर 24 कह रहा है दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं, 13/21 इसे अगर आप इन द डेसिमल करते हो तो यह होता है 0.61, जबकि 57/97 को करते हैं तो 0.58, और इसे अगर हम करते हैं तो 0.55, जबकि 36 / 79 को करेंगे तो 0.45। अब आपसे बोल रखा है कि कौन सही है, और यह जो है यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिया गया है, तो सबसे छोटा है 36 / 79, उसके बाद की बात करते हैं तो 52 / 94, फिर 57 / 97, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो 2011 में स्वतंत्रता जो है प्राप्त हुई थी, अगर हम इन सारे ऑप्शंस की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान को, ऑप्शन नंबर बी से रिलेटेड है। कह रहा है यदि स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए हम क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इसके आंसर्स पता है, आप वीडियो को पॉज करो, इसके आंसर्स हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बन जाए। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है स्टूडेंट है, स्टूडेंट, इसे इसने क्या लिखा है, तो इसे इसने लिखा है NVPFZPO से। एस की नंबरिंग होती है 19, एन की होती है 14, यानी कि 5 की कमी की गई है। उसी तरीके से टी की नंबरिंग होती है 20, वी की 22, यानी 2 की बढ़ोतरी की गई है। उसी तरीके से 21 और 16 में 5, यानी एक बार 5 की कमी और दूसरी बार 2 की बढ़ोतरी की गई है। तो हम टीचर में इसी चीज़ को यहाँ पे अगर पुट डाउन कर लेते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को किस तरीके से इसने किया है। टीचर है, तो चलिए देखते हैं, टीचर में टी की नंबरिंग होती है 20, पहले इसे हम लिख लेते हैं TEACHER। इसमें टी की नंबरिंग होती है 20 में से 5 कम करेंगे तो 15
15 होती है ओ की नंबरिंग जो कि बस 2 में है, तो सी और डी तो कैंसिल हो गई। ई की नंबरिंग होती है 5, 2 हम ऐड करेंगे तो 7, तो जी, तो यह भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बट फिर भी हम इसके आगे देख लेते हैं। ए की नंबरिंग 1, इससे 5 कम करेंगे तो ए जो है जेड के बाद आता है, तो ए को हम कह सकते हैं 27। 27 में से अगर हम 5 कम करते हैं तो 22 होता है। 22 वी की नंबरिंग हो गई, सी की नंबरिंग 3 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 यानी ई। एच की नंबरिंग होती है 8 और इसमें 5 की कमी करेंगे तो ई, इसमें 5 की कमी करेंगे तो 8 में से, यहाँ पे अगर हम कम कर रहे हैं तो 8 में से 5 गया तो 3 होता है जो कि सी का आ जाएगा। फिर हम ई की नंबरिंग देखें 5, 5 प्लस 2 हमारा 7 होता है जो कि जी हो जाएगा। आर की नंबरिंग 18, 18 माइनस 5 होता है 13 जो कि एम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से संशोधित नहीं किया जा सकता है, किसे? तो रोम को हम संशोधित नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हमने देखा दो संख्याएं हैं 7:2 में, इनका अंतर है 50, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर है 5, यानी 5 में हम अगर 10 गुना करते हैं तो 50 आते हैं, तो संख्याएं हो गई 70, इसमें भी 10 गुना करेंगे और 20, तो 1400, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, हेल्थ की वैल्यू है IDBKUG, तो हॉस्पिटल की वैल्यू क्या होगी यह हमसे पूछ रहा है। तो H में एक ऐड करते हैं तो I आता है, E में हम यहाँ पे देखें तो एक कम करते हैं तब D आता है, A में एक ऐड करेंगे तो B, L में एक कम करेंगे तो K, इस तरीके से चल रहा है, यानी एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है। तो H में हम एक बढ़ाएंगे तो I, यहाँ पे सारे में आई है, फिर O में एक कम करेंगे तो N, तो यह और भी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट हम आगे देख लेंगे, इसमें एक बढ़ाया तो T, P में एक कम आया तो हमारा हो जाएगा OINTO, एंड फिर I में एक बढ़ाएंगे तो J, T में एक कम आएंगे तो हो जाएगा हमारा S, फिर A में एक बढ़ाएंगे तो B एंड L में एक कम आएंगे तो K, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश दिया था कर्नल रेजिनाल्ड डेयड। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और यह क्यों हुआ था, इसमें यहाँ पे मीटिंग क्यों रखी गई थी, इन सभी चीज़ों की फुल डिटेल आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों को 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? अर्धवार्षिक कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए का आप 2 वर्ष बाद 20% की दर से निकालो। अर्धवार्षिक जैसे ही होता है तो हमारा टाइम जो है 2 गुना हो जाएगा, अगर तिमाही रहता है तो टाइम हमारा 4 गुना हो जाता है, इस तरीके से चलता है। तो टाइम 2 गुना यानी 4 वर्ष और रेट जो होता है आधा हो जाता है यानी 10%। तो 80,000 रुपए के 4 वर्ष के लिए अब हमें 10% का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, या फिर आप इसके फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से अच्छा हमें ये रूल लगता है। 80,000 का हम पहले 10% निकालेंगे तो 8,000, 4 साल के लिए बोला है तो हम 4 बार 10% निकालेंगे तो 800, फिर से 10% निकाला तो हमारा हो गया कितना, तो 80, और फिर से 10% निकालेगा यहाँ पे तो 8। अब हम 4 ईयर के लिए रेशियो हमने आपको बता के रखा है 4, 6, 4, 1। अगर आपको इसके कैसे हम रेशियो निकालते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं, ये नहीं पता है तो यह हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में पढ़ा के रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कह रहा है 4, 6, 4, 1 है, तो हमने किया यहाँ पे क्या, तो 4 मल्टीप्लाई बाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का करते हैं, बिकॉज जल्दी जल्दी हमें कोर्स खत्म करने हैं तो हम इसे ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पे नहीं कर सकते, बट हमारी कोशिश इतनी रहेगी कि आपको इतने डिटेल में भी कई बात समझ में आ जाए। अब आप इन सभी को अगर जोड़ते हो तो 32,000 प्लस 4800, इस तरीके से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जोड़ा तो ये हमारा आ जाएगा 37,128। कह रहा है कितने रुपए हो जाएंगे, तो इसे में हम 80,000 को ऐड कर देंगे तो
लास्ट में 8 तो बस एक ही में है, यानी 1,17,128 ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में क्वेरीज है, आपको हमारे चैनल में कोई और चेंजिंग चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप वहाँ पे जाके हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके मैसेजेस का वहाँ पे रिप्लाई दें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप हमें बता दो, या फिर आप किसी बुक की हेल्प ले रहे हो, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। हम वहाँ पे फोटो क्लिक करके आपको इसके सॉल्यूशन दे देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है बिहार का रिलेशनशिप है पटना से, तो गुजरात का किससे होगा? बिहार की राजधानी पटना, गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो यह क्वेश्चन जो है डिसक्रिपेंसी इसमें पाया गया, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु वर्तमान में कितनी है? हमने माना पुत्र की आयु है x, तो पिता की हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी होती है पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो गई x प्लस 3, इसकी 3 गुनी क्या हो जाएगी? तो पिता की आयु, तो x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29। तो हमारा हो गया 3x प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 29। हम इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ गई 10, जो कि पुत्र की आयु हो गई। हमसे पूछ रहा है क्या? तो पिता की आयु आप बताओ। तो 10 प्लस 26 यानी कि 36, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यहाँ पे 35। कह रहा है आप इसकी माध्यिका ज्ञात करो। तो इसकी माध्यिका हम या तो इसमें जो सबसे बीच की है उसे हम कर लेते हैं। तो 11 है, उसके बाद 23, फिर 25, फिर 26, फिर 29, फिर 31, फिर 39। तो सबसे बीच में हम देखेंगे 26 है, तो 26 ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप इन सभी को ऐड करोगे, तो इन सभी को ऐड करते हैं तो 184। जिस तरीके से एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाई अगर 7 करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाता है? 26.28। तो ये बिल्कुल आपका लगभग में आ जाता है 26 के ही। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है। कह रहा है एक निश्चित धन राशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कोई धन राशि है जिसे साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश कर दिया गया। अगर वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो उसे 900 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात करो। सबसे इजी वे है, हम ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 3500। इसमें कह रहा है कि 6 वर्ष के लिए 3% अधिक लगाने पड़ते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 35 गुना 18, 6 पचे 30, 6 3 18, 3 21 गुना 3, यानी कि ये हमारा आ गया कितना? तो 630। तो 630 हमें नहीं लाने हैं, हमें आना चाहिए 900। तो इसी तरीके से हम सारे ऑप्शंस को चेकआउट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन हमारा 900 देता है वही परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन नंबर डी देखा, तो 5000 गुना 6 वर्ष के लिए 3% अधिक होता है, डिवाइडेड बाई 100। तो 6 3 18 पचे 90, 900 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 37। बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। 2/5 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 5/9। हम इसे एक फ्रैक्शन में करेंगे 2/5 प्लस 2/9। तो इसे हम अगर ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो 45 और 9 दूना 18 प्लस 10 यानी 28 डिवाइडेड बाई 45। अगला को करेंगे तो 45 और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 दूना 18 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना? तो 5 पचे 25, तो 43/45। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 45 से 45 कैंसल, 28 डिवाइडेड बाई 43, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है इसमें से कौन सा सत्य है आप हमें बताओ। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। आगे चेक कर लेते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है, बिल्कुल नहीं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, यह भी कोई कंफर्म नहीं है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, यह भी गलत है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है सवाल नंबर 39। सबसे अलग को चुनो, साइरस, मंगल ग्रह, नेपच्यून या शनि ग्रह। तो ये सारे प्लैनेट्स है, जबकि साइरस प्लैनेट नहीं है, तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेंड नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 41।
14 जुलाई 2015 को ये आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बट अभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ये अभी करंट में नहीं चल रहा है। तो अभी का जो करंट चल रहा है आप उसे ध्यान में रखते हुए चलोगे। कह रहे 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो यह है न्यू होराइजन्स, ऑप्शन नंबर बी था। अगला सवाल है पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। 2 लोगों की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि क्यू 1 काम करता है तो पी 2 काम करता होगा। दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को करता है 22 डेज में, तो क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो दोनों एक साथ करता है और एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो दोनों 22 दिन में कितना करेगा? तो 66 यूनिट। अगर Q की बात करते हैं तो Q अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 1 यूनिट, तो यह करेगा 66 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 43, एक 2 अंकों की संख्या जो है अपने योग की 4 गुनी है। तो देखते हैं, हम सारे ऑप्शंस को पहले चेकआउट कर लेते हैं इतना पे ही। तो 4 2 6, तो 6 चौके 24, 2 1 3, 3 चौके 12, 12 चौके 48 और 9 चौके 36। बिल्कुल सही है। कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ें तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी। तो 24 + 27 हम करके देखते हैं। तो 7 4 11, 2 2 4 1 5, ये तो, और 4 2 6 6 7 6 42 होगा, यह नहीं हो गया। फिर 12 में अगर 27 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 39, यह भी नहीं होगा। 7 गुना 48 में 27 को ऐड किया, 8 7 15, 4 2 6 1 7, यह भी नहीं होगा। 36 में 27 ऐड करेंगे तो 7 6 13, 3 2 5 1 6, 63, और 63 जो है इसके योग होता है 9, 9 से 7 गुना बड़ा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए भारत। तो ये 2016 में उस समय करंट अफेयर में था। अभी जो यहाँ पे करंट में चल रहा है वो आपका कोविड-19 से सवाल हो सकते हैं, तो आप इससे रिलेटेड सभी सवाल को एक बार देख कर जाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला सवाल है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह नमक का रासायनिक सूत्र है। आप हमें कमेंट करके बताओगे अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, पानी का क्या है और चीनी का क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में Y से शहर X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। हमने देखा नाव की गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की है 10, यानी कि अगर वो धारा के विरुद्ध चल रहा होगा यानी उसकी स्पीड कितनी होगी? तो 40 - 10 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के साथ चलेगा तो उसमें धारा का भी स्पीड लगेगा और नाव का भी लगेगा, तो 40 + 10 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरे यात्रा में नाव की औसत गति कितनी हो गई? औसत गति क्या होता है? 2 × फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। तो 2 × 30 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 30 + 50 यानी डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 9 8, ये 2 टाइम और ये 25 टाइम, तो 25 या 75 डिवाइडेड बाई 2 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 47, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह विश्व कप भी आपका हो चुका है। तो अभी जो आपके आईपीएल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिकॉज आईपीएल आपका होने वाला है। इसके साथ साथ जो भी अगले विश्व कप होंगे ये सभी के क्वेश्चन होंगे। तो 2019 विश्व कप में जापान की आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, पी पहले 1 घंटे में 50 की गति से चलता है, अगले 2 घंटे में 70 की गति से चलता है, तो पी की औसत गति कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। पहले घंटे में 50 चलता है और अगला 2 घंटा 70 यानी 2 × 70 तो 140, तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 190 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ओवरऑल आ जाएगा 63.33 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 49, पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। अगर यह 1380 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? 1200 में खरीदा और 10% लाभ में बेचा, तो कह रहा है कि अगर यह इसे 1380 में बेचता तो उसे कितने की लाभ होती? 1380 में बेचता तो उसे प्रॉफिट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम रुपए में निकाल लेते तो 180 रुपए की प्रॉफिट होती। परसेंटेज निकालेंगे इस तरीके से 00 से 00,
15% लाभ होता तो लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो पहले 10% की हो रही थी, अब 15% की, यानी 5% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 50, अगर क्वाइल को हम 315912 लिख सकते हैं, पुलिस को 161512935 लिख सकते हैं, तो प्राइस को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये सभी की नंबरिंग बस लगातार लिख दिया है। तो प्राइस में पी की नंबरिंग कितनी हो जाती है? तो पी की नंबरिंग है 16। तो सारे ऑप्शंस तो पहले ही कैंसिल हो गए, पर हम आगे चेकआउट कर लेंगे आगे सारे ऑप्शंस को। यहाँ पे आर की नंबरिंग 18, आई की नंबरिंग 9, सी की नंबरिंग 3 एंड ई की नंबरिंग 5। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 4 पे चला। क्वेश्चन नंबर 51, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक करवा दिया था। कह रहा है आपको यहाँ पे इतने सारे नंबर्स दे दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि आप इसका बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मतलब क्या होता है? बारंबारता, मतलब जो सबसे ज्यादा बार होता है वही हमें ज्ञात करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम आसानी से बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 72 है, 74, 75, 76। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 71 की बात करते हैं तो ये एक बार आई है, जबकि 72 की बात करें तो यह भी एक बार आई है, जबकि 73 आपका 2 बार, और अगर हम 74 की बात करते हैं तो 1-2 बार, और 75 की बात करेंगे तो 1-2-3 बार आया है। तो यहाँ पे बहुलक जो है कौन सा हो गया? तो 75, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल दिया गया है। कह रहा है CRISPR का क्या अभिप्राय होता है? मतलब CRISPR को हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं CRISPR का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। इस तरीके के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। उसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड, लोक नृत्य यानी कि जो डांसेस होती है और जो आपके पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, जैसे आपको होता है ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसे आप एक बार अच्छे तरीके से देख लोगे। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक में यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी वो आप हमें बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर इसके लिए हमने आपको अलग से इंस्टा अकाउंट बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्चिता नयन से जाके आप सर्च भी करोगे तो वहाँ पर भी आपको हमारी ID मिल जाएगी इंस्टा की। आप वहाँ पर मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स हमें शेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं रामखेलिया किस राज्य का नृत्य है। तो यह जो है बिहार का नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती तथा लघुत्तम समापवर्ती 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिसका HCF और LCM हमें दे के रखा है, और एक संख्या दे के रखी है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, हमें करना क्या होता है, हमें एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? तो HCF इंटू LCM के। पहली संख्या हमें पता है 28, दूसरी संख्या हमें नहीं पता। HCF हमें पता है 7, LCM पता है 252। अब आसानी से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 252 डिवाइडेड बाई 28। इसे हमने किया 4 टाइम्स, और इसे हम करेंगे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 63 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 63 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगसना करने के लिए स्पेसएक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नजदीकी उपग्रह को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन थी उस टाइप के करंट अफेयर्स में आती थी, तो आपको पता होना चाहिए यह भी कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपको एग्जाम में आ रहे हैं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि स्पेस से रिलेटेड भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था DSCOVR। तो ये क्वेश्चन आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा, इस बार के जो करंट में होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इस बार के करंट के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाता हो, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन से तर्क संगत है। कह रहा है रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। कह रहा है रंजीत एक लड़का था जिसे अपने
सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। तो निष्कर्ष है कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता था। यह जरूरी नहीं है, हो सकता है पसंद करता होगा बट कोई गलती के कारण अपमानित किया होगा, तो यह तो गलत हो गया। फिर कह रहा है रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लोकप्रिय रहता फिर भी अपमानित किया जाता है तो आदमी को थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ना तो एक ना ही दो तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, आपको एक कंप्रीहेंशन दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि जो ट्रायंगल है वो हमें बताता है चाय पीने वालों को, जबकि जो सर्कल है वो हमें बताता है कॉफी पीने वालों को, और यह जो है हमारा ये जूस पीने वाले के बारे में बताता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने लोग कॉफी पीते हैं, कितने लोग कॉफी पीते हैं, तो आप कॉफी देखो सर्कल की बात कर रहा है, तो अगर हमसे पूछिए कि कितने लोग कॉफी पीते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या बोला कि जो सर्कल है वो बताता है किस चीज के बारे में, तो कॉफी के बारे में, तो ये वाली पॉइंट 38, ये वाली पॉइंट 45 एंड फिर से ये वाली पॉइंट 23, ये वाली पॉइंट 15 और एक पॉइंट आपका बच गया 43, यानी कॉफी पीने वालों की संख्या 8, 10, 8, 18, 18, 6 हमारा कितना हो जाएगा 24। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, 2, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 4, 16, 164 लोग कॉफी पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी चला गया जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला है, इसी तरीके से फिर से उसी आकृति पे आपको बताना है कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं। आपको चाय और कॉफी पीते हैं और रस नहीं पीते हैं, तो सबसे पहले हम रस वाले एरिया को हटा देंगे। रस वाली एरिया यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि रस वाली जो एरिया है वो हमारी है, रस वाली एरिया के बारे में अगर हमसे यहाँ पे पूछता है तो हम आपको आसानी से आप कह दोगे कि रस वाली एरिया है कौन सी साहब, तो ये है हमारी 29, यानी कि ये है हमारी स्क्वायर वाली एरिया। रस वाली एरिया जो है आपकी स्क्वायर वाली एरिया है, तो हमसे ये वाले पूरे एरिया को तो नेग्लेक्ट करवा दिया। अब हमसे बोल रखा है कि चाय पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, दोनों चीज पीते हैं, तो दोनों चीज पीने वाले बस 45 आदमी बचे, बाकी 38 की बात करें तो सिर्फ कॉफी, 43 सिर्फ कॉफी और 24 सिर्फ चाय, यानी 45 लोग, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से बोल रखा है कि अब आप बताओ कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं। कॉफी का मतलब क्या था आपका सर्कल, सर्कल को पूरे हटा देने के लिए बोला, सर्कल को हमने यहाँ से हटा दिया। अब आप बताओ चाय और कॉफी चाय और रस दोनों पीते हैं, तो चाय और रस दोनों पीने वाले सर्कल को अगर हम हटा दें तो बस 36 लोग बचते हैं, तो आपका आंसर 36 के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का, ये आपका साइंस का थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो सर्किट में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है, अगर हम प्रतिरोध को दोगुना करते हैं तो विद्युत धारा आपकी क्या होती है, तो आधी घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि आप इसे एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करें। कौन सा जो है सेंटेंस हमारा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसके बाद एक अच्छा सेंटेंस बनेगा। ऑल पीपल थ्रो इट्स इम्पैक्ट, इट्स आ गया यानी ये थोड़ा बीच का है। करेक्ट, द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये हमें देखने में लग रहा है द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, देखने में लग रहा है कि द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे पहले होना चाहिए। द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड ऑल पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है यह पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, जो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं उसके इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में, तो आसानी से हो गया QSPR, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इस चिन्ह का उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। कौन कौन से यहाँ पे चिन्ह हम लगाएंगे तो आसानी से 133 आ जाएगा। अब हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो बीच में डिवाइड है, एंड अगर 17 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो यह फ्रैक्शन ले आएगा, यह भी गलत। सेकेंड में यहाँ पे डिवाइड है तो 5 डिवाइडेड बाई 17 में फ्रैक्शन, फिर से लास्ट में तो यह भी। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 17 माइनस 9, तो ये हमारा हो गया 125 प्लस 17 माइनस 9, ओवरऑल यहाँ पे 125 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 133 आ गया, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है,
एक दो अंकों की संख्या का अंकों का योग जो है 13 है। यदि उन अंकों को हम आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 27 से घट जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए, उनका योग 13 है। सभी ऑप्शंस में हमारा योग 13 आ ही रहा है। कह रहा है अंकों को आप आपस में बदल दो। ऑप्शन नंबर ए को अगर हम आपस में बदलते हैं तो 58 आ जाता है। तो क्या संख्या 27 से घटती है? संख्या जो है 27 से घटनी चाहिए। अगर हम अंकों को आपस में बदलते हैं तो संख्या 27 से घटनी चाहिए। तो ये तो 27 से बढ़ रही है। आपस में बदल देने के बाद संख्या को अगर हम घटाते हैं तो ये क्या हो रहा है, माइनस में आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल अपोजिट हम ऑप्शन नंबर डी देखें, बिल्कुल सपोर्ट कर गया। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 64 विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? यदि वह अपनी माँ उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। विजय की माँ आपसे बोल रखा है किसके बारे में? तो विजय की माँ की इकलौती पोते की बेटी। पोती क्या हो गई? विजय की कजन हो गई। यहाँ पे बोल रखा है वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती, यानी कि विनय की कजन इकलौती पोती हो जाएगी, उसकी बेटी के रूप में करता है। तो विनय उसका क्या हो जाएगा? तो मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। कह रहा मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में जो कोशिकाओं होती है उसमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67, पी की लंबाई है 5 फीट और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई है 7 फीट। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई है 42 फीट। तो आप बताओ स्कूल की इमारत की लंबाई क्या है? तो चलिए देखते हैं। हमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है? पी की लंबाई है 5 फीट तो उसके परछाई की लंबाई है 7 फीट, जबकि इमारत की परछाई की लंबाई दे के रखा है कितना? 42, यानी कि कितना गुना हो गया? तो 6 गुना। तो स्कूल की लंबाई इससे 6 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी 30 फीट। ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 68, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी उस टाइम के करंट अफेयर में था, क्योंकि बोल रखा है नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो यह था टार्डिग्रेट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं होता है? तो शुक्र का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं होता है। आपको कमेंट करके बताना है बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं और मंगल के कितने और नेपच्यून के कितने। सवाल नंबर 70 मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रखा, उसके बाद उसने 10% की छूट दिया, फिर भी उसे क्रय मूल्य का 20% लाभ मिला, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य था 160, उस पे उसने दे दिया 10% की छूट, यानी उसे वह कितने में बेचा? तो 160 गुना 90/100 यानी 144 में बेचा। ऐसा करने पर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उसकी क्रय मूल्य क्या होगी? तो 144 गुना 100 डिवाइडेड बाई 120। अब हम आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 12 टाइम्स, यानी 120 रुपए इसकी क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 71 भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नहीं होना चाहिए, लोकसभा का होना चाहिए। अब आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और वह किस संसद का सदस्य होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 72 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है GSAT-7 जो कि भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह है। अब आप कह रहे हैं इसे डिवाइड करके आप बताओ 0.0 इस तरीके से है आपका 3 0 है 8 1
डिवाइडेड बाय 0.009, सॉरी 0.09। तो ऊपर हमारा 00 चल गया और नीचे हमारा 50 आ गया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे तैयार हो गया। 00 से 00 कैंसिल एंड यहाँ पे 9 टाइम्स, तो हमारा ओवरऑल कितने पर पॉइंट आएगा, तो 0.009 पे। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 74 कह रहा है कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़कों के बारे में बोल रखा है कि वो लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। अब कह रहा है सभी लड़कियां जो हैं गायक हैं, इस तरीके से। अब आप बताओ कुछ गायक लड़कियां हैं, बिल्कुल सही, कुछ गायक लड़कियां हैं और कुछ गायक लड़के भी हैं, यानी 1 और 2 दोनों तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 75 महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धाओं में कब हिस्सा लिया था, तो 2012 में हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर 3। तो सवाल नंबर 76 कह रहा है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे आसानी से बना सकते हैं। 2 खंभों की बात कर रहा है, यहाँ पे हमसे सीधी लाइनिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, यहाँ पे इस तरीके से 12 मीटर और 17 मीटर। अब आपको कह रहा है कि आप करो क्या कि यह जो है ज़मीन पे सीधे खड़े हैं, जो कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख नहीं रहा होगा सीधा, बट है सीधी, आपको इसे एज्यूम कर लेना है। अब यहाँ पे ये भी हमारी 12 हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास बच गए 5 मीटर। कह रहा है उनके पैरों के बीच की दूरी है 12 मीटर, तो अगर यह 12 तो यह भी 12। अब आप बताओ उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी, यानी ये वाली लंबाई, तो आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एंड 12 एंड 5 जो है किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो 13 के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया, अगर हमने इसे ए, बी और सी नाम दिया, तो ए हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमने आसानी से निकाल दिया 13 मीटर। सवाल नंबर 77 बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो वह था यूरी गागरिन, जिसने बाह्य अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 78 भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था साल 1973 में। आपको मैं बता दूं जो भारत में वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी, यह 1973 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, तो यह जो है चीन से भी प्रवाहित होती है, बांग्लादेश से भी होती है, भारत से भी होती है, यानी नेपाल से नहीं होती है। सवाल नंबर 80 भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है आपातकालीन प्रावधान यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यह लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4। अब कह रहा है सवाल इसके पहले मैं आपको यह कमेंट करके बताना होगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है वह कितने तरीके के आपात लगाए जाते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस है, बिल्कुल डिटेल में। जिन लोगों के भी अच्छे रिप्लाईज आएंगे उसे हम अगले वीडियो में उनके नाम ज़रूर से ज़रूर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 81 90 मेज़ का क्रय मूल्य 60 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाख प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके यहाँ पे आपको मैं बता दूँ इसमें करना क्या होता है। कह रहा है 90 मेज़ का क्रय मूल्य 60 मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य के साथ है यानी 60 है उसे हम मान लेंगे कि यह क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 60, और जो क्रय मूल्य के साथ है उसे हम मान लेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 90। अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितने की लाभ हुई, तो 30 की, कितने में, तो 60 में। 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 50 टाइम्स, यानी 50% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, या फिर उसके लिए हमने आपको अलग से इंस्टा अकाउंट भी बनाया है जिस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको मैं यह भी बता दूं इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको उसकी आईडी नेम बता देती हूँ, अर्चिता नयन है। आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर दो और मैसेज भी करो कि आपको क्या किस किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है एक 45 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बना दिया गया, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। चलिए देखते हैं।
इस तरीके से हमारे पास एक आयताकार चादर है, लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर की भुजा काट ली गई। इस तरीके से हमने चारों कोनों से 5-5 सेंटीमीटर का 4 वर्ग काट लिया। अब आप देखो, जैसे ही हम चारों वर्ग काटते हैं, अब कह रहा है बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया। इस तरीके से चारों वर्ग को काट लिए। अब आप जैसे ही एक खुला बॉक्स बनाओगे तो इसमें होगा क्या, जो बाहरी यहाँ पे हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाली हिस्सा जो आपकी बची, फिर इधर आपकी ये वाली हिस्सा बची, और खुला बॉक्स बनाना है तो ये सारा हिस्सा आपको ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर की ओर जैसे ही चला जाएगा, फोल्ड करने पर ये सारा हिस्सा, ये हमारा साइड का हिस्सा बन जाएगा, जो कि ऊपर की ओर आपको दिखेगा, बाकी आपका खुला रहेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 45 में से 5 इधर कट गया, 5 इधर कट गया, यानी 35 हमारे पास बचे, और इधर 5-5 कटने के बाद 25 बचे। अब आपसे पूछ रहा है कि आप आयतन निकालो, और ऊपर जो खड़ा होगा हिस्सा वो आपका 5 सेंटीमीटर है। अब आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 35 गुना 25 गुना 5 हम कर देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 4375 होगा। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, 8 के प्रथम 20 गुणक का औसत ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 20 मल्टीपल का आपको औसत पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 1 + 2 + ... 20 तक। अब 20 तक और औसत पूछ रहा है तो डिवाइडेड बाई हम कर देंगे, 20 संख्या है 20, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 से लेके 20 तक का सम होता है 20 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी 210। तो 210 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल 4 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आ गया 84, ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को उस पर आधारित प्रश्नों के लिए उपयोग करें। अब आप देखो, यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, इस पर आधारित नीचे प्रॉब्लम्स होंगे, उसे आपको सॉल्व करने हैं। कह रहा है प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करते हुए बैठे हैं। रीता जो कि अविवाहित है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाई दूसरे नंबर पे, सबसे पहले हमसे बात कितने लोगों की कर रहा है, तो यह हमसे बात कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की। तो एक सर्कल में हम 7 लोगों को दर्शाएंगे, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5 6 और 7, इस तरीके से बन गया है। अब आपको कह रहा है रीता जो है अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाएं दूसरे नंबर पर बैठी है। अगर हमने मान लिया कि हमने रीता को यहाँ पे बैठाया है, इस जगह पे रीता को, तो यह किसके बाई दूसरे नंबर पे बैठी है, तो गिरिजा के। तो गिरिजा को हमने एग्जैक्ट यहाँ पे बैठाया होगा, तब तो इसके बाई और दूसरे नंबर पे रीता हो गई। अब कह रहा है जो अपने पति अनिल के बाई बगल में बैठी है, तो अनिल इसके जस्ट बगल में यहाँ पे बैठा होगा। अब कह रहा है प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है, और मोहित अपनी पति प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। मोहित जो है अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है, तो 3 लोगों की जगह तो हमें बस यहीं पे दिख रही है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे मोहित होगा। अब आपसे बोल रखा है यह प्रीति और विजय के बीच में बैठा है, और प्रिया विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है। तो अगर हम विजय को एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे विजय को रखा है, तो इसके बाईं और तीसरे नंबर पे प्रिया आ रही है या नहीं। अगर हम इसके बाईं और तीसरे नंबर पे प्रिया को रखते हैं 1 2 बाईं तरफ दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें मोहित को प्रीति और विजय के बीच में बैठाना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे किसे, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा मोहित को। इस जगह पे हम किसे रखेंगे, तो मोहित को रखेंगे। जैसे ही हम इस जगह पे मोहित को रखते हैं, तो हमारा विजय को रखते हैं, जो कि हमारा मोहित और प्रिया जिसके बीच में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे हमने विजय को रखा। जैसे ही हमने यहाँ पे विजय को रखा, अब आप देखो मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में है, तो यहाँ पे आपकी विजय प्रीति हो जाएगी। और अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि प्रिया कहाँ पे होगी, तो कुछ इस जगह पे प्रिया है। अब आसानी से हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आ चुका है। अब चलिए देखते हैं।
कह रहा है कि गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, क्या यह सही है? गिरिजा बाईं तरफ तीसरे नंबर पे 1 2, जी नहीं, यह तो गलत है। इसी तरीके से हम जैसे ही सारे को मिलाएंगे तो कह रहा है प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, बिल्कुल सही है। प्रिया जो है रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगले इसी तरीके से इसी पे आपके 2 क्वेश्चंस और हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कह रहा है यदि x3 9 3 11 से विभाजित होते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं x का मान ज्ञात करें। x3 9 3 इसके बारे में कह रहा है कि यह 11 से डिविजिबल है। तो हमें करना क्या होता है? 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 1 से 1 छोड़ के ऐड करना होता है। तो हमने ऐड किया तो 9 + x और 6, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो या तो 0 या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो x + 3 = 0, तो x जो है यहाँ पे -3 दे रहा है, तो जी नहीं, हम यहाँ पे 11 रख के देखेंगे क्योंकि 11 भी हो सकता है इसका डिफरेंस। तो x की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 88। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? अनीता जो है अर्जुन के मामा के पिता यानी कि अर्जुन के नाना की इकलौती बेटी है, यानी कि अर्जुन की माँ है। तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो माँ है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम हम बस मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है 114। अगला सवाल है सवाल नंबर 90। किस भारतीय राज्यों में से केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की है? तो एक्स किरणों की खोज की थी विल्हेम रोएंटजेन ने, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कह रहा है इसमें आप चिन्ह का समुच्चय लगाओ। अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो बीच में अगर डिवाइड रखते हैं तो 5/6 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, यहाँ पे अगर डिवाइड रखते हैं तो 12/5 नहीं पॉसिबल है, फिर से नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पे आप देखो 84/12 7 मल्टीप्लाई बाय 5 + 6 आ गया 41, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 93। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो समुद्री डंपिंग से जल प्रदूषण होता है, घर के कचरे से भी होता है, तेल से भी होता है, जबकि तट पर मछली पकड़ने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे कौन थे? तो ये हैं तबाकुल करमान, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 95। भारत में जून से लेकर सितंबर बरसात का मौसम है, बिल्कुल सही बात है, जून से सितंबर बरसात का मौसम होता है, लेकिन निष्कर्ष कह रहा है कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मार्च में भी अप्रैल में भी बारिशें हो जाती है। भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, यह भी गलत है। तो ना तो 1 और ना ही 2 तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 96, जो कि आपको डिस्पेरेंसी के कारण क्वेश्चन को हटा दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? सवाल नंबर 97। कह रहा है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, दूसरे त्रिभुज है DEF। अब कह रहा है BC की वैल्यू है 4, EF की वैल्यू है 7 और ये दोनों समरूप है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 144, तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप जानते हो जैसे ही 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके जो भुजाओं का अनुपात होता है ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होता है। अब हम देखते हैं इस चीज को, तो हम कह सकते हैं BC डिवाइडेड बाई EF का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। BC की वैल्यू है 4, EF की वैल्यू है 7, इसका होल स्क्वायर बराबर है किसके? तो यह है हमारे 144 डिवाइडेड बाई वाट के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 16 मत 144, तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 7 का स्क्वायर यानी 49 गुना 9 यानी 441, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 98। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर
किनके कारण लुप्त हो रही हैं? तो आवास विखंडन के कारण, ऑप्शन नंबर 4। अब आप करें इसे मल्टीप्लाई करके बताओ तो यह आ जाएगा 23.472। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह थे मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।